हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वानी एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर। बिल्कुल ही सिंपल है। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने अपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को बिल्कुल सिंपल बनाते हुए डिस्कस किया था, तो इसी टाइप से हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर को भी बिल्कुल ईजी रिलैक्स मोड के अंदर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यू रिफ्रेशिंग लेक्चर ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसको समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स डिस्कस करनी पड़ेंगी। वो कौन कौन से टर्म्स हैं उनको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो इसके अंदर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाएगी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या चीज है हम इसको समझेंगे। व्हाट इज डिफ्यूजन? सिंपल है बिल्कुल ही। ठीक है, समझते हैं डिफ्यूजन क्या चीज है। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। हमने एक कंटेनर लिया हुआ, सिंपल सा कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर हमने वाटर यूज किया हुआ है। ये इस कंटेनर के अंदर हमने वाटर डाला, सिंपल वाटर, प्योर वाटर। ठीक है, अब हम इस वाटर के अंदर क्या करेंगे, एक इंक की ड्रॉप को ऐड करेंगे। ये हमारे पास एक इंक ड्रॉप है। अब हम पहले दो पॉइंट समझते हैं कि ये जो एक हमारे पास इंक की ड्रॉप है और ये जो हमने वाटर लिए, पहले इनके अंदर कंसंट्रेशन की सिचुएशन को हम समझते हैं कि भाई किसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसके अंदर कंसंट्रेशन कम है। देखिए, इस कंटेनर के अंदर हमने बिल्कुल प्योर वाटर लिया, वाटर के अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया, तो यहाँ कंसंट्रेशन बिल्कुल कम होगी, मिनिमम होगी। ये वाटर के अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया गया, तो यहाँ क्या होगी, लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कम होगी। बट अब अगर हम इंक की बात करें, तो इंक में क्या है, वाटर तो है ही, उसके अलावा इंक के पार्टिकल भी हैं। तो यानी इंक के अंदर वाटर के अलावा इंक के पार्टिकल भी हैं। तो इंक के अंदर कंसंट्रेशन क्या हुई, हाई। इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब जैसे ही हम इस इंक की ड्रॉप को वाटर के अंदर ऐड करेंगे, तो उससे होगा क्या। देखिए, इंक की ड्रॉप को जैसे ही हमने वाटर के अंदर ऐड किया, तो ये जो इंक की ड्रॉप है, ये इस पूरे सिस्टम के अंदर अपने आप फैलने लग जाएगी। ये जितने भी इसके इंक के पार्टिकल्स हैं, वो धीरे धीरे क्या होंगे, अपने आप इसके अंदर मिक्स होने लग जाएंगे। इसी पैसेज को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है, जो अपने आप मूवमेंट हो रहा है, इसी मूवमेंट को ही हम क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होगा, हाई कंसंट्रेटेड सिचुएशन के जो पार्टिकल है, हाई कंसंट्रेशन है इस इंक की ड्रॉप में, वाटर में एक लो कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन के जो पार्टिकल हैं, वो लो कंसंट्रेशन की तरफ स्पॉन्टेनियसली अपने आप मूव करेंगे। आपने देखा होगा, इंक को जैसे ही पानी में डालते तो इंक अपने आप उसके अंदर मिक्स होने लग जाती है। अगर हम उसे स्टिर करेंगे तो वो जल्दी होगी, नहीं स्टिर करेंगे तो भी वो हो जाएगी, पर टाइम ले लेगी। तो ये जो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है, फ्लो है, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ, इंक में हाई है, पानी में लो है, हाई से लो की तरफ अपने आप मूव कर रही है। इस मूवमेंट को ही हम क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन। डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज डिफ्यूजन। इट इज द पैसेज ऑफ, पैसेज कहो या मूवमेंट कहो, इट इज द पैसेज ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। यानी पहली डेफिनेशन हमने इसके अंदर की डिफ्यूजन की, और डिफ्यूजन में हमने क्या रीड किया कि जो पैसेज है, मूवमेंट है, वो कहाँ से कहाँ होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये एक बिल्कुल ही सिंपल सी बात है। इंक की ड्रॉप को पानी में मिक्स किया, इंक की ड्रॉप पानी में अपने आप मिक्स हो जाएगी। हाई कंसंट्रेशन वाले पार्टिकल लो कंसंट्रेशन की तरफ स्पॉन्टेनियसली अपने आप मूव आउट करेंगे। इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब सेकंड जो हमारी इसके अंदर डेफिनेशन निकल कर आएगी, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है, इसको देखते हो। देखो,
शॉर्ट फॉर्म में हम इसे एसपीएम से भी दिखा सकते हैं, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पहले इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, डेफिनेशन से समझते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? देखिए, हमारे पास अगर मैं ये कहूँ कि हमने एक नॉर्मल फिल्टर पेपर लिया हुआ है, ये एक फिल्टर पेपर है, सिंपल फिल्टर पेपर है। इसके अंदर से अगर मैं नमकीन पानी यानी NaCl और वाटर, इनका जो मिक्सचर अगर पास आउट करूं, तो इनमें से कौन कौन पास आउट होंगे? नमक पास होगा, वाटर पास होगा, दोनों ही पास होंगे या दोनों ही पास नहीं होंगे? ऑब्वियस बात है, इसके अंदर से नमक भी पास आउट हो जाएगा और इसके अंदर से वाटर भी पास आउट हो जाएगा। यानी नॉर्मल फिल्टर पेपर सॉल्वेंट को, यहां हमारा वाटर क्या है? सॉल्वेंट, और NaCl क्या है? सॉल्यूट, दोनों को ही पैसेज अलाउ कर रहा है। फिल्टर पेपर सॉल्वेंट को और सॉल्यूट दोनों को ही पैसेज अलाउ कर रहा है। पर अब अगर मैंने ये कहा कि ये हमने एक एनिमल मेम्ब्रेन यूज की हुई है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज की हुई है, तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ और सिर्फ पैसेज किसको अलाउ करेगी? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पैसेज अलाउ करेगी। सॉल्यूट मॉलिक्यूल इसके अंदर से पास आउट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल भी हम करेंगे। बात सिर्फ ये है कि नॉर्मल कहीं भी अगर हम फिल्ट्रेशन करें उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही पास आउट हो सकते हैं, जैसे फिल्टर पेपर में से। पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ किसको पैसेज अलाउ करेगी? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, वाटर मॉलिक्यूल को। सॉल्यूट, NaCl, शुगर वगैरह इनको पैसेज अलाउ नहीं करेगी। सिंपल सी बात। व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज ए मेम्ब्रेन, ये वो मेम्ब्रेन है विच अलाउ पैसेज, पैसेज कहो या मूवमेंट कहो, विच अलाउ पैसेज या मूवमेंट ओनली टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट जो बेसिकली हम वाटर यूज करते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पैसेज अलाउ करेगी एंड नॉट टू सॉल्यूट, और सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगी। एग्जाम्पल भी देंगे, सिंपल सी बात है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट या वाटर ही पास आउट हो सकता है, सॉल्यूट, NaCl, शुगर, यूरिया वगैरह पास आउट नहीं हो सकते। एग्जाम्पल भी हम इनके करेंगे। ये तो अभी हमने इनकी डेफिनेशन को चेक किया था। व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? इट इज ए मेम्ब्रेन विच अलाउ पैसेज मूवमेंट ओनली टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नॉट टू सॉल्यूट, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं। तो चलिए अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल ही आ जाते हैं, तो हम इनको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको पैसेज अलाउ करेगी? पैसेज टू सॉल्वेंट, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट यानी वाटर मॉलिक्यूल को ही पैसेज अलाउ करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए जो मोस्टली हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, या कोई भी सीड है, कोई भी लीफ है, मोस्टली जो इनकी आउटर स्किन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ही एक्ट करती है। ठीक है, या आउटर स्किन ऑफ मोस्ट फ्रूट, लीफ, वेजिटेबल एंड सीड, ज़्यादातर जो फ्रूट, सीड, वेजिटेबल, लीफ, इनकी जो आउटर स्किन है वो एसपीएम की तरह ही एक्ट करती है। ठीक है, और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं हम इनका। देखिए, पिग्स ब्लैडर, पिग के इंटरनल पार्ट में उसका जो ब्लैडर है, अगर उस ब्लैडर को निकाल लिया जाए तो वो कंप्लीट ब्लैडर ही किसकी तरह एक्ट करता है? एसपीएम की तरह एक्ट करता है। ये तो हमारे पास जो सिलेक्टेड एग्जांपल है, आउटर स्किन किसी फ्रूट, लीफ, वेजिटेबल, सीड की, पिग्स का जो ब्लैडर है। इसके अलावा
ये तो थे, हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किए। एक और एग्जांपल पहले देखते हैं, जो सेल वाल है, सेल वाल कोई भी, चाहे एनिमल का सेल हो चाहे किसी प्लांट का सेल हो, उसकी जो आउटर वाल है सेल वाल को, वो भी किसकी इंटरेक्ट करती है? सेल वाल आल्सो एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की इंटरेक्ट करेगी। इसके अलावा वैसे तो अब जो हम आरबीसी बताएंगे वो भी सेल के अंदर ही आएगा, पर ये थोड़ा स्पेशल है। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स वाल, यानी आरबीसी जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, इसकी भी जो वाल है वो भी किसकी इंटरेक्ट करती है? एसपीएम की इंटरेक्ट करेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आरबीसी जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स है, उनकी जो वाल है वो भी एसपीएम की तरह एक्ट करती है। देखिए, ये जो हमने इनके एग्जाम्पल बताए हैं, ये सारे के सारे 4 जो एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, ये हैं इनके नेचुरल एग्जाम्पल जो नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करते हैं। पर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिंथेटिक एग्जाम्पल, सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो किससे बनती है? सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किससे बनेगी? इसके एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, अगर हम Cu2FeCN6 कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट, नेम क्या है इसका? कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट, इस कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट की भी अगर हम एसपीएम बनाएं, इसकी अगर हम इसकी कोई मेम्ब्रेन बनाएं, तो वो भी किसकी इंटरेक्ट करेगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की इंटरेक्ट करेगी। पर ये तो हमने बनाई ना, इसीलिए इसका सिंथेटिक एसपीएम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट से बनने वाली जो मेम्ब्रेन है वो एसपीएम की इंटरेक्ट करती है। सेकंड, सिलिकेट्स ऑफ आयरन का सिलिकेट लो, Fe का, कोबाल्ट का सिलिकेट या निकिल का सिलिकेट, इनसे बनने वाली मेम्ब्रेन भी क्या होगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ही एक्ट करती है। ये भी थोड़ा सिंपल है। थर्ड, एक और एग्जांपल लेते हैं, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, ये हम सभी ने देखी भी हुई और हम इनका लगभग अपने घरों में यूज भी करते हैं। अब कहाँ यूज करते हैं, अभी मैं एक स्टार डाल देता हूँ, फिर हमें पता लग जाएगा। अभी जैसे जैसे हम चैप्टर को प्रोसीड करेंगे तो इस सेलुलोज एसीटेट का यूज हो जाएगा। सेलुलोज एसीटेट से बनने वाली जो मेम्ब्रेन होगी, वो मेम्ब्रेन भी किसके इंटरेक्ट करती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की इंटरेक्ट करेगी। मतलब वो भी पैसेज यानी मूवमेंट सिर्फ किसको अलाउ करेगी? वाटर मॉलिक्यूल को, सॉल्वेंट को, सॉल्यूट वगैरह को अलाउ नहीं करेगी। देखिए, सेलुलोज एसीटेट का जो स्ट्रक्चर काफ़ी टिपिकल है, पर हम इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बता सकते हैं। C164, हाइड्रोजन 174 एंड ऑक्सीजन 111, इससे बनने वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वे सेलुलोज एसीटेट का फॉर्मूला। ये जिस सेलुलोज एसीटेट से जो मेम्ब्रेन बनेगी वो भी किसके इंटरेक्ट करेगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। ध्यान रखिएगा, अभी हम इसका यूज़ करेंगे सेलुलोज एसीटेट का, कहाँ यूज़ होगा वो भी हम बता देंगे। तो चलिए, ये हमने अभी बताया, 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, डिफ्यूजन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओस्मोसिस को। ओस्मोसिस क्या चीज़ है, फिर उसके बाद जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ओस्मोटिक प्रेशर, हम उस पर डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल के अंदर। देखिए, ये जो भी हम डेफिनेशंस बता रहे हैं, ये ज़रूरी है ओस्मोटिक प्रेशर को अच्छी तरह से समझने के लिए। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं ओस्मोसिस। थर्ड जो हमारी इसके अंदर डेफिनेशन निकल कर आ रही है वो है ओस्मोसिस। व्हाट इज ओस्मोसिस? पहले 2 कंडीशन है ओस्मोसिस की, उन कंडीशन को हम देखते हैं। देखिए, ओस्मोसिस कब टेक प्लेस करती है? व्हेन एसपीएम इज यूज्ड। बिना एसपीएम के ओस्मोसिस नहीं होगी। ओस्मोसिस तब होगी जब एसपीएम को यूज किया जाएगा। इसीलिए हमने पहले एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया। अब ओस्मोसिस कब होगी? जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होगी तभी ओस्मोसिस होगी, इसके बगैर ओस्मोसिस नहीं हो सकती। सेकंड कंडीशन, इट इज द
रिवर्स ऑफ डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन का रिवर्स है। डिफ्यूजन में पार्टिकल कहां से कहां जाते थे, हाई से लो की तरफ, यानी इसके अंदर जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगा। ये बात हमने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इन दो पॉइंट के बेस पर हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को क्रिएट करते हैं। व्हाट इज ऑस्मोसिस? देखिए, इससे इसके लिए हम एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। ये हमने एक लार्ज कंटेनर लिया, इस लार्ज कंटेनर को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ये जो एक लार्ज कंटेनर है, इसको हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाकर, ये हमारी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिससे हमने इसको राइट और लेफ्ट के दो कंटेनर के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट कंटेनर हो गया, ये राइट कंटेनर हो गया। अब इधर लेफ्ट और राइट जो कंटेनर है इस पर भी हमने दो पिस्टन लगा दिए। एक तो ये पिस्टन ए लेफ्ट हैंड साइड पर जो अप और डाउन मूवमेंट कर सकता है, और यहाँ हमने लगाया है पिस्टन बी, ये पिस्टन बी भी अप और डाउन मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। ये हमने एक सिंपल सी सिचुएशन क्रिएट की है। अब देखिए, हमने इस राइट कंटेनर के अंदर ये वाटर लिया, राइट में वाटर है और लेफ्ट में भी हमने यहाँ वाटर लिया। सिचुएशन बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए, अभी तो दोनों की सिचुएशन सेम है, ठीक है। पर राइट में हमने क्या किया, ये जो वाटर था इसके अंदर NaCl के पार्टिकल भी हमने ऐड कर दिए, नमक के पार्टिकल भी ऐड कर दिए, यानी राइट में जो सिचुएशन है, अब हमारे पास सॉल्यूशन है। राइट में एक सॉल्यूशन बन चुका है। सॉल्यूशन कैसे बना? क्योंकि अब इसके अंदर हमने वाटर के अंदर NaCl ऐड किया है। ये ब्लैक कलर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाटर को। और रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? NaCl को ही, ठीक है। ताकि हमारी सिचुएशन अच्छी तरह से क्लियर हो, ये रेड कलर NaCl को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ब्लैक कलर वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि राइट में जो सिचुएशन है वो है हमारी सॉल्यूशन की, क्योंकि इसके अंदर वाटर में NaCl ऐड किया। पर लेफ्ट में जो सिचुएशन है वो है हमारे पास प्योर सॉल्वेंट। राइट की सिचुएशन, लेफ्ट की सिचुएशन प्योर सॉल्वेंट है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे पास वाटर ही यूज किया है, तो ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। ये सिचुएशन अब हम क्रिएट कर चुके। अब देखिए यहाँ होगा क्या, इस चीज को हमने ध्यान से समझना है। सिचुएशन दोबारा समझते, एक कंटेनर था, SPM लगाकर हमने इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास लगी हुई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये SPM लगाकर दो पार्ट में डिवाइड किया। अब क्या होगा, देखिए अब दो बातें हो सकती है, या तो ये लेफ्ट कंटेनर का जो वाटर है वो राइट में जाएगा, या राइट कंटेनर का जो वाटर वो लेफ्ट में जाएगा। क्योंकि ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये किसको पैसेज अलाउ करती है? सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को, सॉल्वेंट को ही पैसेज अलाउ कर सकती है। NaCl वगैरह को तो पैसेज अलाउ करेगी नहीं है। तो इसके अंदर अब होगा क्या, देखिए, या तो ये लेफ्ट वाला वाटर राइट में जाएगा या राइट वाला वाटर लेफ्ट में आएगा। क्या होगा, हमने बताया था कि ऑस्मोसिस कब होगी? जब SPM लगी होगी, ठीक है। SPM इसके अंदर लगी हुई है एंड इट इज अ रिवर्स ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का रिवर्स है ये। डिफ्यूजन में क्या होता था, पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो जाते थे, तो ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। यानी जो लो कंसंट्रेशन वाला प्योर सॉल्वेंट है उससे पार्टिकल कहाँ मूव करने लग जाएंगे? हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के अंदर मूव करने लग जाएंगे। इसका हम रीजन भी बताएंगे, पर पहले इसकी डेफिनेशन को समझिए कि जब SPM लगी हो तो प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर मूव करना किसकी हेल्प से? SPM की हेल्प से। दिस मूवमेंट इज नोन एज ऑस्मोसिस। दोबारा समझिए, ये प्योर सॉल्वेंट वाटर, ये सॉल्यूशन, SPM लगी हुई है। SPM जब लगेगी तो पार्टिकल लो से हाई की तरफ जाएंगे। या तो ये लेफ्ट वाला वाटर राइट में जा सकता था या राइट में से वाटर लेफ्ट में आ सकता था, पर यहाँ कंसंट्रेशन प्योर वाटर है, प्योर वाटर है तो यहाँ कंसंट्रेशन है लो, और यहाँ वाटर में NaCl है तो यहाँ कंसंट्रेशन है हाई, ठीक है।
ये भी बात क्लियर हुई। तो एसपीएम लगते ही रिवर्स ऑफ डिफ्यूजन यानी लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन किधर जाएगा। तो प्योर सॉल्वेंट में वाटर का सॉल्यूशन के अंदर एंटर करना किसकी हेल्प से, एसपीएम की हेल्प से। दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है, जब भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो एसपीएम लगी होगी तो हमेशा ही लो कंसंट्रेशन वाला वाटर किस में जाने लग जाएगा, हाई कंसंट्रेशन में। रीजन भी बताएंगे पर पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है, देखिए ये जो एसपीएम है ये सिर्फ वाटर को ही पैसे अलाउ कर सकती है, या तो लेफ्ट वाला वाटर राइट में जाए या राइट वाला वाटर लेफ्ट में आए। पर लो से हाई जाएगा तो लेफ्ट वाला वाटर ही राइट पे जाएगा। तो इस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट है सॉल्वेंट का वही ऑस्मोसिस है। व्हाट इज ऑस्मोसिस, इट इज द पैसेज कहो या मूवमेंट कहो, पैसेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर जो पैसेज है मूवमेंट है, प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर जो मूवमेंट है किसकी हेल्प से, एसपीएम की हेल्प से। इट इज द पैसेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा रीजन आपको बता देता हूं। देखिए ये ऐसा हुआ क्यों कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्यों गया, हाई वाला वाटर भी तो लो में आ सकता था ना। एसपीएम ने सिर्फ वाटर को पैसे अलाउ करना है, या तो ये वाला वाटर यहाँ जाता है या ये वाला वाटर यहाँ जाता है। अब लो वाला वाटर ही हाई में क्यों गया उसको हम समझते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अगर मैं क्या करूं, यहां ध्यान से देखिए, इधर लो कंसंट्रेशन है सिर्फ पानी है, इधर पानी में नमक है हाई कंसंट्रेशन है। अगर मैं इस एसपीएम को निकाल दूं, हमने इस एसपीएम को क्या किया, निकाल ही दिया, तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन आपस में इंटरमिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपस में क्या हो जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा, क्योंकि नेचर का रूल एक है सिमिट्री, ये सिमिट्रिकल हो जाएगा। जब इसको निकालते यहाँ कंसंट्रेशन कम थी यहाँ ज्यादा थी, अब ये ऐसे तो नहीं रह सकते ना, नेचर क्या करेगी, सिमिट्री मेंटेन करेगी, एक जैसा सॉल्यूशन मेंटेन कर देगी। ये इधर आ जाएगा और ये सॉल्यूशन इधर जाएगा, सारा मिक्स होकर एक जैसा ही हो जाएगी, दोनों की कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर। फिर दो सॉल्यूशन रहेंगे नहीं, फिर वो सारा कंटेनर में एक जैसा ही सॉल्यूशन रह जाएगा, एक जैसा ही नमकीन पानी रहेगा। यानी कि अगर दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन एक दूसरे के टच में है तो वो क्या करेंगे, सिमेट्री मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, एक जैसा होने की कोशिश करते हैं। चलिए ये बात क्लियर हुई। अब यहां हमारे पास एसपीएम लगी हुई है, क्या इस एसपीएम के अंदर होल होंगे, सोचिए जरा, क्या इस एसपीएम के अंदर होल होंगे, डेफिनेटली है। तभी तो हम ये बोल रहे हैं ना कि ये वाटर राइट, लेफ्ट वाला वाटर राइट में मूव कर रहा है, यानी इसके अंदर होल तो है ही, ये इनके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे होल होंगे। ठीक है, अब अगर इस एसपीएम के अंदर होल है तो दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन टच में आ गए, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है। एसपीएम में होल हैं, दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन एक दूसरे के टच में आ गए, और दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन अगर एक दूसरे के टच में आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, सिमेट्री मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, एक जैसा होने की कोशिश करेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के टच में है, एक जैसा होने की कोशिश करेंगे। अब इन दोनों सॉल्यूशन को हम एक जैसा कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो इसकी कंसंट्रेशन को हाई कर दो क्योंकि ये लो है, इसकी कंसंट्रेशन को हाई कर दो, ये भी हाई है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसकी कंसंट्रेशन हाई कैसे कर सकते हैं कि ये वाला जो NaCl है ये अगर इधर आना स्टार्ट हो जाए तो इसकी कंसंट्रेशन भी हाई हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। बट ये एसपीएम इस NaCl को, सोल्यूट को तो पैसेज अलाउ करती नहीं है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ कौन पास हो सकता है, सॉल्वेंट। तो ये वाली बात तो हमारी रिजेक्ट हो गई कि हम इस NaCl को यहाँ ले आए और इसकी कंसंट्रेशन को हाई कर दें, ये भी हाई हो जाए, ये भी हाई हो, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, तो NaCl नहीं आ सकता। अब इस वाटर को अगर हम इधर लेफ्ट पर लेकर आते हैं, देखो अगर इसमें से वाटर निकलता जाएगा तो ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तो और बढ़ती जाएगी। यहां अगर हम पानी को कम कर दें तो नमक ज्यादा होता जाएगा, पानी कम होगा और नमक ज्यादा, तो कंसंट्रेशन और बढ़ गई, तो इस वाटर को भी हम यहां नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये बात भी रिजेक्ट हो गई है। अब तीसरी बात, ये लो कंसंट्रेशन है, ये हाई कंसंट्रेशन है, अगर मैं इस हाई वाले की कंसंट्रेशन को लो कर दूं तो ये भी लो है, उसके कंसंट्रेशन को भी अगर लो करना स्टार्ट कर दे तो दोनों एक जैसे हो सकते हैं ना। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ज्यादा तो कंसंट्रेशन कम है। ठीक है,
सिंपल वे में दोबारा समझिए, यहाँ लो कंसंट्रेशन है, यहाँ हाई है। अगर मैं इस हाई वाले की लो कर दूं तो कंसंट्रेशन, तो सिमेट्री मेंटेन हो सकती है ना। अब इस हाई सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को लो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा नहीं। तो ये वाला जो वाटर लेफ्ट हैंड साइड से ये राइट में जाना स्टार्ट कर देता है ताकि यहाँ वॉल्यूम बढ़ जाए, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए जैसे ही हम एसपीएम लगाते हैं तो हमेशा ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है, ताकि सॉल्वेंट की तो कंसंट्रेशन कम है ही, सॉल्यूशन की भी कम हो जाए और दोनों एक जैसी सिमेट्री मेंटेन कर ले। तो ये हमने इसका एक छोटा सा लॉजिक बताया, रीजन बताया, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। ऑस्मोसिस कब होगी, जब एसपीएम लगी होगी, और जैसे ही एसपीएम लग जाएगा तो वाटर ही मूव करेगा कहां से कहां, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब हम अपनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, 4th नंबर पे उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है उसको समझते हैं। देखिए, जैसे ही हमने ये अपनी सारी सिचुएशन क्रिएट की, तो इसमें क्या होगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्वेंट वाला वाटर सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, ये वाटर जब राइट में जाएगा तो ये पिस्टन क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ वाटर का वॉल्यूम कम हो रहा है। और ये पिस्टन क्या होगा, अपवर्ड मूव करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ वाटर का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये पिस्टन डाउन जाएगा और वो पिस्टन अप जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर लेफ्ट से राइट में जा रहा है, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर कम हो रहा है। अब हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा प्रेशर इस सॉल्यूशन वाले पार्ट पर ऊपर से एक एक्स्ट्रा प्रेशर P लगा कर रख दिया हमने, पहले से ही एक एक्स्ट्रा प्रेशर P लगा कर रख दिया, जिसने इस पिस्टन के लेवल को यही रखा, इसको अपवर्ड मूव करने नहीं दिया। अब जब हमने एक एक्स्ट्रा प्रेशर इस सॉल्यूशन के ऊपर लगाकर रख दिया, जिसने इस पिस्टन को अपवर्ड मूव करने नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जब पिस्टन अगर अपवर्ड मूव नहीं करेगा तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये वाटर इसके अंदर जाने की कोशिश तो करेगा, पर वो तो यहीं रुक जाएगा। ये बात समझ में आई ना, ये वाटर एसपीएम के कारण उधर जाने की कोशिश तो कर रहा है, पर ये कब तक नहीं जा पाएगा, जब तक इसको स्पेस नहीं मिलेगा। स्पेस कब मिलेगा, जब पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। पिस्टन को अपवर्ड मूव हमने करने नहीं दिए, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा प्रेशर इसके ऊपर P लगा के रख दिया है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमने सोल्यूशन के ऊपर लगाया है, जिसने प्योर सॉल्वेंट की एंट्री को सॉल्यूशन के अंदर रोक दिया, चाहे आपने एसपीएम लगा दी, इस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। दोबारा से समझिए, एसपीएम लगने के बाद वाटर लो से हाई में जाता ही है, ठीक है। अब जैसे ही ये वाटर उधर जाना स्टार्ट होगा, हमने पहले से ही सॉल्यूशन के ऊपर एक प्रेशर लगा दिया, इस प्रेशर ने पिस्टन को वहीं रोक दिया। पिस्टन को वहीं रोकने का मतलब अब ये वाटर उधर फ्लो नहीं कर पा रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमने सॉल्यूशन के ऊपर लगाया है, जिसने सॉल्वेंट की एंट्री को सॉल्यूशन में रोक दिया, यानी ऑस्मोसिस को रोक दिया, उस प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किस पर अप्लाई होगा, सॉल्यूशन वाले कंपार्टमेंट पर अप्लाई होगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर, इट इज द, ये वो एक्स्ट्रा प्रेशर है जो बाहर से हमने लगाया, इट इज एक्स्ट्रा प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन, जो किस पर अप्लाइड किया जाएगा, सॉल्वेंट वाले कंपार्टमेंट पर या सॉल्यूशन वाले कंपार्टमेंट पर लगाया जाएगा। इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन कंपार्टमेंट, जो हमने सॉल्यूशन कंपार्टमेंट पर लगाया। किस लिए लगाया है, ताकि सॉल्वेंट की एंट्री सॉल्यूशन में रुक जाए। which must be applied on solution compartment to prevent entry of pure solvent किसमें, into solution। प्योर सॉल्वेंट की एंट्री सॉल्यूशन में रोक दी, ठीक है। कब, चाहे आपने एसपीएम लगा रखी हो, when SPM is used,
एसपीएम जरूर यूज करनी है, आर कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात। सॉल्यूशन पर वो प्रेशर जिसने सॉल्वेंट को सॉल्यूशन के अंदर आने से रोक दिया, चाहे आपने एसपीएम लगा रखी हो, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। या हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन पर लगाया गया वो प्रेशर जिसने ऑस्मोसिस को रोक दिया। कैसे? देखो, जब एसपीएम लगे हो तो ऑस्मोसिस होगा ना, यानी वाटर लो से हाई जाएगा। पर अब एसपीएम लगने के बाद भी वाटर लो से हाई नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि प्रेशर लगा हुआ है। इसको हम एक और डेफिनेशन में मॉडिफाई कर सकते हैं, पहले तो ये नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन कंपार्टमेंट। सॉल्यूशन कंपार्टमेंट पर लगाया गया वो प्रेशर जिसने ऑस्मोसिस को ही रोक दिया। वो ऑस्मोसिस हो ही नहीं रही, ये वाटर उधर जा ही नहीं पा रहा है। इट इज द extra pressure which must be applied on solution compartment to prevent osmosis are called osmotic pressure। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये था हमारे पास, ये इसकी सेकंड डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की है। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन वाले पार्ट पर ही लगेगा। ये लो से हाई की तरफ वाटर जाएगा, उसको रोकने के लिए जो हमने प्रेशर लगाया, ये ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन है। अब इसके अंदर हम एक इसकी डेरिवेशन को डिराइव करते हैं। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, देखिए ये क्यों क्रिएट हो रहा है। अगर मान लो यहाँ NaCl ना डाला होता, यहाँ भी वाटर होता, यहाँ भी वाटर होता, तो कोई भी वाटर कहीं फ्लो नहीं करता, फिर ना ही तो कोई पिस्टन डाउन आता, ना ही कोई अप जाता, हमें प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं थी। हमने थोड़ा सा इसके अंदर NaCl डाल दिया तो इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो ये वाटर वहाँ जाने लग जाएगा, ये पिस्टन डाउन आएगा, ये पिस्टन अप जाएगा, तो प्रेशर लगाना पड़ा। यानी थोड़ा सा नमक डालने के कारण हमें प्रेशर लगाना पड़ा। अगर हम इसके अंदर और ज़्यादा नमक के मोल ऐड कर देंगे तो इधर कंसंट्रेशन और ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर वाटर और ज़्यादा फ्लो करेगा, ये पिस्टन और अपवर्ड मूव करेगा, तो प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यानी सिंपल सी बात, जितने ज़्यादा मोल हम यहाँ NaCl के ऐड करते जाएंगे, वहाँ उतनी ही कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, उतना ही हमें प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यानी ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको चाहे तो आप P से इंडिकेट करो, चाहे पाई से इंडिकेट करो। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर P है, ये कंसंट्रेशन, और उस कंसंट्रेशन में भी मोलैरिटी हम ज़्यादा स्पेसिफाइड लेते हैं, क्योंकि ये एक बेटर इंडिकेशन या इजीली कैलकुलेटेड कंसंट्रेटेड टर्म है। आप C भी यूज़ कर सकते हो। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 1 मोल डालेंगे तो कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा, 2 मोल डालेंगे और ज़्यादा, 3 मोल डालेंगे और ज़्यादा। दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो इन सोलवेंट के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ये स्पीड से मूव करेंगे, ज़्यादा मूव करेंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MT। ठीक है, इसमें अगर हम प्रोपोर्शनल को सोल्व आउट करें तो P इज इक्वल टू RMT। Here R is solution constant. Here R is solution constant। वैल्यू है इसकी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। ठीक है, वो तो यूनिट हम इनके डिराइव कर लेंगे, पर थोड़ा सा और इसको स्पेसिफाई करते हैं हम। P इज इक्वल टू RMT। R इज इक्वल टू, देखो ये जो मोलैरिटी है, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके अंदर पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, P इज इक्वल टू N बाय VRT। ठीक है, मोलैरिटी को कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। P इज इक्वल टू N बाय VRT। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हमारे पास फाइनल एक इक्वेशन आ जाएगी, वो देखिए क्या बनेगी। P को किधर मूव करवा दो तो ये बन जाएगी, V को मूव करवाया, PV इज इक्वल टू NRT। ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन। अब देखिए, ये इक्वेशन आपने +1
गैस स्टेट के अंदर हीट की होगी, वहां ये आइडियल गैस इक्वेशन थी। यहां हम इस इक्वेशन को बोलते हैं वांट होफ इक्वेशन एंड इट्स जस्ट सिमिलर टू आइडियल गैस इक्वेशन। ये किसके सिमिलर? आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। यानी यहां से हमें एक बात पता लगती है कि अगर हमारे पास किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन हो, यानी जो पॉजिटिव नेगेटिव में डिसोसिएट ना हो, और अगर वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, किसी भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूट सॉल्यूशन किसकी तरह एक्ट करता है? गैस की तरह ही एक्ट करता है, क्योंकि इसने भी तो एक आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव कर दी सेम। तो एक स्पेशल नोट हम लिख लेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी जो पॉजिटिव नेगेटिव में डिसोसिएट ना हो, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव में डिसोसिएट होगा ना तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, डबल ट्रिपल हो जाएंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक्ट एज गैस, ठीक है, यानी कि वो गैस की तरह ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसने भी तो एक आइडियल गैस इक्वेशन के जैसे ही वांट ऑफ इक्वेशन डिराइव कर दी, ठीक है। पी इजिकल टू एन आर टी या पी इजिकल टू एम आर टी, इसको हम एम आर टी भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय एम, यहां हमारी कंसंट्रेशन है। ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही चीज है, ठीक है। ये जो दोनों इक्वेशन है, इसको हमने 1 कहा और इसको हमने 2 कहा, दोनों ही 1 और 2 क्या है? वांट ऑफ इक्वेशन है। चलिए आगे मूव करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब इसका हम उसको कुछ इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखिए, हमने ये अपनी एक ऑस्मोटिक प्रेशर की कंडीशन डिराइव की हुई है। इसके अंदर नेक्स्ट हम डेफिनेशन निकालते हैं, फिफ्थ, रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस, हमारे घरों में आरओ सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, आरओ फिल्टर जो हम वाटर यूज करते हैं, उसी उसका जो मैकेनिज्म है वो इसी ऑस्मोटिक प्रेशर वाले ऑस्मोसिस पर ही बेस्ड है। कैसे बेस्ड है वो चेक करते हैं हम। देखिए सेम हम उसका एक बेसिक डायग्राम बता देते हैं, क्या है। डिजाइन तो कोई भी कंपनी किसी भी टाइप का बना सकती है, इसका बेसिक डायग्राम क्या होगा वो देखते हैं। ये हमारे पास सेम आरओ के अंदर ऐसी हमने एडजस्टमेंट की हुई है, वाटर है और उधर सॉल्यूशन है। अब हमने क्या किया, अगर इस एक प्रेशर पी डैश जो कि ग्रेटर देन है ऑस्मोटिक प्रेशर से, यहां एक पी डैश प्रेशर अप्लाई कर दिया जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर तो सिर्फ उतना ही प्रेशर अप्लाई किया गया था जिसने उस पिस्टन को वहीं तक रोक दिया था कि ऊपर ना जा पाए। पर अब हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा प्रेशर और लगा दिया कि इस पिस्टन को नीचे ही कंप्रेस कर दिया। अगर हम इस पिस्टन को नीचे कंप्रेस करेंगे तो फिर ये वाला जो सोल्यूशन है वो इधर लेफ्ट पे आने की कोशिश करेगा। सिचुएशन थोड़ी मेंटेन करते हैं। अगर हमने क्या किया, एक प्रेशर इससे ज्यादा ही लगा दिया तो ये वाला जो सोल्यूशन है वो लेफ्ट पर आने की कोशिश करेगा। पर इसमें भी पॉइंट है, जब ये सोल्यूशन यहाँ लेफ्ट पर आने की कोशिश करेगा, इसमें NaCl तो यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि ये SPM लगी हुई है। SPM सोल्यूट नमक शुगर को पैसेज अलाउ नहीं करेगा। तो इस हाई प्रेशर के कारण, इस हाई प्रेशर के कारण जैसे ये पिस्टन कंप्रेस होगा, ये सोल्यूशन इधर आएगा, तो इस सोल्यूशन में से सिर्फ और सिर्फ वाटर ही यहाँ आ सकता है, ये NaCl सोल्यूट पार्टिकल यहाँ नहीं आएंगे। अब ये तो ऑस्मोसिस का रिवर्स हो गया। ऑस्मोसिस में क्या होता था कि अगर SPM लगा हो तो पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते थे, और इसमें तो हमने क्या किया, हाई कंसंट्रेशन में से वाटर को निकाल कर किस में डाल दिया, सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया, यानी तो ऑस्मोसिस का रिवर्स हो गया। हाई कंसंट्रेशन से लो में आ गया, नहीं, ऑस्मोसिस का रिवर्स हो गया। ऑस्मोसिस का रिवर्स क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। चलिए रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखिए क्या है। व्हेन ए प्रेशर ग्रेटर देन किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर,
व्हेन ए प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, P डैश ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, व्हेन ए प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, तब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है यानी ये वाटर वाले मॉलिक्यूल ही, ये कहां से कहां मूव करेंगे, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट में आने लग जाएंगे, देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट कंपार्टमेंट, प्योर सॉल्वेंट वाले कंपार्टमेंट में आना स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज opposite to osmosis, opposite to osmosis called reverse osmosis। ठीक है, चलिए इस रिवर्स ऑस्मोसिस का हम प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हैं, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसका प्रैक्टिकली हम कैसे यूज करते हैं। यहां हमने क्या किया, एक टैप लगा दिया, ये इसका कंट्रोल है, ठीक है, और यहां हमने एक वाटर टैंक रख दिया, ये एक वाटर टैंक है, ये हम अपने घरों के सिस्टम को बता रहे हैं कि आरओ सिस्टम को कैसे जोड़ते हैं। ये हमने एक वाटर टैंक लिया, इस वाटर टैंक की सप्लाई को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, आरओ सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो ये तो हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल टंकी का पानी है, इस टंकी के पानी के अंदर वाटर भी होंगे, प्लस में सैंड के पार्टिकल भी होंगे, और उसके अंदर कुछ डिजोल्व्ड पार्टिकल भी हो सकते हैं, काफ़ी कुछ होगा उस टंकी वाले पानी में। अब जब ये टैंक वाला पानी हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन वाले कंपार्टमेंट में आ गया, तो हम हमारे घरों में जो आरओ सिस्टम लगा होता है उसको जैसे हम प्लग के अंदर इंसर्ट करके स्विच ऑन करते हैं तो उसकी मोटर स्टार्ट हो जाती है। वो मोटर क्या करती है, इस एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करती है जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो। अब ये इम्प्योर वाटर यहाँ आ गया, उस मोटर से जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्या करेगा, इस सॉल्यूशन को इधर लेफ्ट में प्योर सॉल्वेंट की तरफ भेजेगा। पर प्योर सॉल्वेंट में ये सारा सॉल्यूशन तो जा नहीं सकता, सिर्फ इसके अंदर से क्या चीज निकल कर जाना स्टार्ट हो जाएगा, प्योर वाटर निकल कर जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो भी NaCl KCl सैंड डस्ट पार्टिकल ये तो नहीं जा पाएंगे, यानी टंकी के पानी को हम यहाँ यूज कर लेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन, एक प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पानी यहाँ आने की कोशिश करेगा, पर एसपीएम में से तो ये आ नहीं सकता, सिर्फ कौन बाहर आएगा, सिर्फ पानी ही बाहर आएगा। इस पानी को हम क्या करते हैं, टैप के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, जो हम अपने आरओ सिस्टम की टैप को खोलकर पानी बाहर निकालते हैं वो इसी टाइप से हम बाहर निकाल लेते हैं। अब ये जो हमने एसपीएम यूज किया, आपने देखा होगा उसके अंदर एक गोल कलर की कैंडल यूज करते हैं हम अपने जो आरओ सिस्टम के अंदर, वो एसपीएम की तरह एक्ट करती है और वो बनी होती है सेलुलोज एसीटेट से, वो सेलुलोज एसीटेट से बनी हुई एसपीएम है। तो हमने इसके आर्टिफिशियल एग्जाम्पल के अंदर बताया था कि ये जो सेलुलोज एसीटेट है ये एसपीएम, और इसको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। तो वो जो कैंडल है उसकी वाइट कलर की, वो सेलुलोज एसीटेट ही है जो एसपीएम की तरह एक्ट करती है, जो पानी को फिल्टर कर देती है, जिसमें से सैंड NaCl वगैरह नहीं जाएंगे, सिर्फ पानी ही पास आउट होगा। सिर्फ पानी ही पास आउट होगा तो हमें प्योर वाटर मिल जाएगा। तो यही हमारे आरओ सिस्टम का मैकेनिज्म है। चलिए आगे मूव करते हैं हम। ये हमने बताया रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। इसके बाद अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑस्मोसिस की है। ऑस्मोसिस के बेस पर हमारी बहुत सारी जनरल फिनोमेना लिंक्ड है, उन सारे फिनोमेनाज में हम कुछ को जो मेन हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से है या जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कि ऑस्मोसिस हमें ध्यान रखनी है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ऑस्मोसिस कब होगी, जब एसपीएम लगी होगी, ठीक है। ऑस्मोसिस कब होगी, ये ऑस्मोसिस तब टेक प्लेस करेगी व्हेन वी यूज एसपीएम, जब हमने एसपीएम का यूज किया होगा। दूसरी कंडीशन, इट इज द रिवर्स ऑफ डिफ्यूजन,
रिवर्स ऑफ डिफ्यूजन, मतलब टू द पॉइंट बात समझ लीजिए, इसके अंदर पार्टिकल क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी इसके अंदर जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। इस बात का यूज करके हम इनकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करेंगे ये, ठीक है। पर उससे पहले एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से पहले हमने अपनी ऑस्मोटिक प्रेशर की जो मेन इक्वेशन दी वो थी P इजिकल टू CRT यूज करो या P इजिकल टू MRT यूज करो। यहाँ C कंसंट्रेशन है और M भी क्या है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन में भी हमने क्या यूज की है, मोलैरिटी, ठीक है। कंसंट्रेशन में भी हमने मोलैरिटी यूज की है। अब इस C को हम N/V लिख दें तो अगेन हमारी इक्वेशन बन जाएगी नंबर मोल्स बाय VRT, P इजिकल टू N/VRT। ये हमारी वांट ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको हम डिटेल के अंदर यूज करते हैं। मान लो हमने कहा कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास 1 और एक सॉल्यूशन है हमारे पास 2, दो हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। यानी कि अगर मैं ये कहूं सॉल्यूशन 1 के लिए P क्या है, MRT है, सॉल्यूशन 2 के लिए भी P क्या है, MRT है। अब देखो, अगर हम मान लो रूम टेम्परेचर पर ये डिस्कस कर रहे हैं तो दोनों के लिए टेम्परेचर क्या है, सेम है, ठीक है। R कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। तो अब ये दोनों प्रेशर कब सेम हो सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो, तभी सब कुछ सेम होगा ना। देखो T तो दोनों के लिए हमेशा सेम रहेगा, R भी सेम रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू और ये रूम टेम्परेचर हमने लिया हुआ है। अब अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो फिर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। यानी कि यहां हम एक बहुत ही स्पेशल नोट ये कह सकते हैं कि अगर सेम osmotic pressure means सेम कंसंट्रेशन कहो या मोलैरिटी कहो, यानी जिनकी कंसंट्रेशन सेम होगी उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा, यानी जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा उनकी कंसंट्रेशन भी सेम होगी। ये बात भी ध्यान रखनी है हमने, सेम कंसंट्रेशन सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कंसंट्रेशन, यानी जिनकी कंसंट्रेशन सेम उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैंने एक बात कही, इस पे एक और स्पेशल नोट लिखा। इससे पहले एक और हम छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते। स्पेशल केस, मैंने सॉल्यूशन A B C D 4 सॉल्यूशन दिए हुए हैं। इसमें हम B को हम अपना मेन या गिवन सॉल्यूशन मान लेते हैं, B को हम अपना मेन सॉल्यूशन या रेफरेंस सॉल्यूशन मान लेते हैं। अब हम इन सब के ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर चाहे मिलीमीटर में ले लो, चाहे एटमॉस्फेयर में ले लो, चाहे सेंटीमीटर में लो, किसी में भी ले सकते हैं, कोई भी डेटा सबका बराबर हो। मैंने कहा कि A का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 80, B का है 100 और C का है 100 और D का है 150, ठीक है। ये हुआ। अब देखिए A हमारा गिवन सॉल्यूशन था, A के अकॉर्डिंग C का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है नहीं। तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर एक गिवन सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, C इज आइसोटोनिक टू B, ठीक है। C का ऑस्मोटिक प्रेशर B के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है, तो C इज आइसोटोनिक टू B, यानी जिन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो वो एक दूसरे के आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए, जो A का ऑस्मोटिक प्रेशर है, A का ऑस्मोटिक प्रेशर 80, B से कम है ना, तो इसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन,
जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर एक गिवन सॉल्यूशन से कम हो वो हाइपोटोनिक, ठीक है। और जो डी का ऑस्मोटिक प्रेशर 150 वो तो 100 से ज़्यादा है, तो इसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तीन है हमारे पास, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर एक गिवन सॉल्यूशन के बराबर होगा, जिसका कम होगा वो हाइपो, जिसका ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक। तो चलिए हम इनकी डेफिनेशन लिखते हैं टॉपिक बनाकर, टोन्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसके अंदर आ गया टोन्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम रब भी कर देते हैं क्योंकि ये लगभग सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। आपने इनके अच्छी तरह से नोट्स भी चेक कर लिए होंगे, पैरेलल नोट्स जरूर बनाइएगा। जितनी ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा सिलेबस केमिस्ट्री इजी बनती जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टोन्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की टोन्स, अलग अलग टोन्स। सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? देखो हमने C को कहा इट इज आइसोटोनिक टू बी जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन सॉल्यूशन के बराबर हो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? इट इज अ सॉल्यूशन which have same osmotic pressure with respect to a given solution, which have same osmotic pressure with respect to a given solution are called isotonic solution। अभी हमने कहा था देखो इन दोनों को ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है और जिनको ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है उनकी कंसंट्रेशन भी बराबर होता है। इट मींस both solution have सेम कंसंट्रेशन, उनकी कंसंट्रेशन सेम होगी, यानी जिनकी कंसंट्रेशन सेम होगी वही आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। सेकंड आवर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बी के लिए ए क्या है? हाइपोटोनिक है। बी के लिए ए हाइपोटोनिक है क्योंकि ए का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और बी का ज्यादा, जिसका कम होगा वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसी के अंदर हम इसकी डेफिनेशन को कंसीडर करें। व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? इसी के अंदर इसकी डेफिनेशन कंसीडर कर देते हैं। सेकंड है हमारी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन व्हिच हैव लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम की जगह लेस, which have less osmotic pressure with respect to a given solution। जिसका एक गिवन सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो हाइपोटोनिक, ठीक है। यानी कि ए की कंसंट्रेशन भी बी से कम होगी क्योंकि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम उसकी कंसंट्रेशन भी कम। इट मींस hypotonic solution have lower concentration, उसकी कंसंट्रेशन भी कम होगी, मोलैरिटी भी कम होगी, ठीक है। थर्ड है हमारा हाइपर। फर्स्ट आइसो, सेकंड हाइपो, थर्ड इज हाइपरटोनिक। व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? ए सॉल्यूशन विच हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, बस यहां चेंज आ गया, लेस की जगह हायर हो गया, विच हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन सॉल्यूशन, ठीक है। उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा। जैसे डी इज हाइपरटोनिक टू बी, अब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे। इट मींस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैव हायर कंसंट्रेशन
उसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। 3 टाइप के हमने सॉल्यूशन बताए, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देते हैं, वो देखिए क्या होगा प्रैक्टिकल एग्जांपल, उससे ये और भी ज़्यादा बेटर क्लियर होंगे। इंपॉर्टेंट है ये बात भी, आपने वैसे भी ध्यान रखनी है। मैंने एक स्पेशल नोट में कहा 0.91%, 0.91% NaCl is isotonic to ब्लड, ब्लड कहो या इसके अंदर आरबीसी कहो। ठीक है, ये जो इनकी कंसंट्रेशन हमने ली है वो वेट बाय वॉल्यूम ली हुई है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं इसको डिस्कस करता हूं कि ये हमारे पास एक NaCl की ड्रॉप ली हमने, और ये हमने एक आरबीसी की ड्रॉप ली, या आरबीसी सेल लिया है। ठीक है, ये आरबीसी है। अब हमने कहा ये अगर 0.91% वेट बाय वॉल्यूम है तो ये इसका आइसोटोनिक है, तो फिर इसका मतलब इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 0.91% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। अब दोनों की अगर कंसंट्रेशन बराबर है तो सोलवेंट मॉलिक्यूल ना तो NaCl से आरबीसी में जाएगा, ना आरबीसी से NaCl के अंदर जाएगा, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो ओस्मोसिस नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, ओस्मोसिस कब होती है, जब एसपीएम लगी हो, और जब ओस्मोसिस होगी तो वाटर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाएगा। इस केस में आरबीसी इसके आइसोटोनिक है, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, तो नो ओस्मोसिस। इस केस में क्या होगा, नो ओस्मोसिस, कोई भी ओस्मोसिस नहीं होगी, ना ही तो ये श्रिंक होगी, ना ही ये स्वेल होगी, क्योंकि दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है। ठीक है, पर ये तो था फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के बाद सेकंड केस के अंदर हमने क्या किया, ये NaCl लिया और ये हमने आरबीसी ली। ठीक है, ये हमने NaCl लिया और ये हमने आरबीसी ली। अब देखिए आरबीसी की कंसंट्रेशन तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो एक नेचुरल एग्जिस्टिंग सब्सटेंस है, पर NaCl अब हमने ले लिया 1%। यहाँ NaCl हमने क्या कितना ले लिया, 1%, यानी इसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1%, और इसके अंदर कितनी है, 0.91%। तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई, और यहाँ कंसंट्रेशन क्या होगी, लो। इसकी जो वाल है वो क्या है, एसपीएम। ओस्मोसिस के केस में आपने ध्यान रखना है कि ओस्मोसिस कब होती है, जब एसपीएम लगी हो, और ओस्मोसिस के अंदर वाटर के जो मोलिक्यूल है वो लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ, यहाँ देखिए इधर कौन सी सिचुएशन क्रिएट हुई, ये लो कंसंट्रेशन है, ये हाई है, तो आरबीसी में से वाटर निकल कर किसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, NaCl की ड्रॉप के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, सोल्यूशन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा सेल है आरबीसी, ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर इसके अंदर से पानी निकलेगा तो ये श्रिंक हो जाएगा ना। इस केस में आरबीसी गेट श्रिंक, इस केस में आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। और ये जो आरबीसी या किसी भी सेल की जो श्रिंकिंग है ड्यू टू आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, आल्सो कॉल्ड क्रीनेशन। देखिए प्लाज्मोलिसिस या क्रीनेशन क्या चीज है, इसको हमने थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि जब किसी भी सेल को उससे ज्यादा कंसंट्रेटेड सेल वाले में, हाई कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड सेल के टच में रखेंगे, तब ओस्मोसिस होगी, और ओस्मोसिस में से पानी लो से हाई जाना लग जाएगा। अगर इसमें से पानी निकलेगा तो ये क्या हो जाएगी, श्रिंक होने लग जाएगी। इसी सेल की श्रिंकिंग को ही हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोल देते हैं। व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, क्या है, इट इज द shrinking of cell due to
आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर आर कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस और क्रीनेशन। ठीक है, थर्ड सिचुएशन और हम क्रिएट करते हैं। देखो जब दोनों की बराबर है तब तो कुछ भी नहीं होगा, पर कंसंट्रेशन अगर NaCl की ज़्यादा कर दी तो हमारे जो RBC है वो श्रिंक कर जाएगी। अब हमने तीसरी सिचुएशन और क्रिएट की, ये हमारी थर्ड सिचुएशन है। ये NaCl है और सेम इसके साथ हमने ये RBC को अटैच किया, ये सेकंड सिचुएशन थी। ठीक है, अब हमने देखो RBC तो एक नेचुरल सब्सटेंस है, इसकी कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगी, पर अब हमने यहाँ जो NaCl है वो हमने ले लिया 0.5%, यानी अब हमने इसकी कंसंट्रेशन लो ली और अब इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई। देखो इसकी हमने हाई की नहीं है, इसको लो लिया तो ये हाई होगी। अब क्या होगा, देखिए इसकी जो RBC की वाल है वो क्या एक्ट करती है, SPM की तरह एक्ट करिए। अगर SPM लगी तो ऑस्मोसिस होगी, ऑस्मोसिस में पार्टिकल कहाँ से कहाँ जाएगा, लो से हाई की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लो से हाई की तरफ जाएगा तो ये जो हमारी सेल वाल है ये क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी। इसी की इस केस में ये जो RBC क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। इसी स्वेलिंग को हम क्या बोल देते हैं, हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस, व्हाट इज हीमोलाइसिस? देखो प्लाज्मोलिसिस में इसमें से पानी बाहर निकला, श्रिंक हुआ, जब इसके अंदर वाटर अंदर जाएगा तो ये स्वेल हो जाएगी, इस स्वेलिंग को हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोल देते हैं। व्हाट इज प्लाज्मोलिस, हीमोलिसिस, सॉरी, प्लाज्मोलिसिस में श्रिंक होगी, हीमोलिसिस में स्वेल होगी। इट इज द swelling of it is the swelling of cell, सेल का स्वेल होना किस लिए, ड्यू टू इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, ड्यू टू इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड हीमोलिसिस। अब देखो पानी इसके अंदर जाता रहेगा जाता रहेगा, कैसे ये स्वेल होती रहेगी, कैसे लिमिट तो आएगी ना, जब इसकी जो कैपेसिटी है होल्ड करने की वाटर वो क्रॉस हो जाएगी, और जैसे इसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी क्रॉस हो जाएगी तो ये रप्चर हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी ये। ठीक है, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं ड्यू टू एक्सेस हीमोलिसिस, ड्यू टू हीमोलिसिस सेल में बर्स्ट, में रप्चर और बर्स्ट। ठीक है, वो बर्स्ट भी हो सकता है। अब बर्स्ट क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर जैसे जैसे आप ये ऑस्मोसिस के कारण पानी जाता जाएगा वो स्वेल होता जाएगा, तो इसकी वाल पर क्या होता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे पानी इसके अंदर जाता रहेगा इसकी वाल पर क्या होता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जैसे ये प्रेशर उतनी लिमिट को क्रॉस करेगा तो इस सेल को क्या कर देगा, रप्चर कर देगा। अब इसके अंदर भी एक और डेफिनेशन निकल कर आती है, टर्गर। अनदर डेफिनेशन इज टर्गर। टर्गर क्या है वो देखिए, जब वाटर इस सेल के अंदर फ्लो करेगा तो इस सेल की वाल पर वो प्रेशर अप्लाई करेगा ना, ये जो इसकी वाल के इनर साइड पर प्रेशर डेवलप हुआ, इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, टर्गर बोल देते हैं। दी प्रेशर डेवलप इनसाइड द सेल वॉल, द प्रेशर डेवलप इनसाइड द सेल वॉल, किस लिए, ड्यू टू inward flow of water, due to inward flow of water is called टर्गर। इस प्रेशर को ही हम क्या बोल देते हैं, टर्गर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये RBC का ध्यान रखना है कि जो 0.91% NaCl वो तो इसका आइसोटोनिक है, यानी इस केस में तो 0.91 के केस में तो जो RBC है वो ना ही तो श्रिंक होगी ना ही स्वेल होगी, पर उसे 1% NaCl के सोल्यूशन में रख दिया तो वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा तो वो RBC को श्रिंक कर देगा, और अगर हमने 0.5 या 0.91 से कम में रख दिया तो जो हमारी RBC है वो स्वेल हो जाएगी और वो बर्स्ट हो जाएगी। ठीक है,
एक छोटा सा एग्जांपल हम करते हैं। हम एक की पॉइंट है, देखिए हमने एग लिया, ठीक है, ये हमारे पास एक नॉर्मल एग है। अब होता क्या है कि डायरेक्ट ही हम ये बोल देते हैं कि एग को हमने पानी में रख दिया और नमकीन पानी के अंदर रख दिया, तो वो श्रिंक करेगा क्या स्वेल करेगा? वो कुछ भी नहीं करेगा। कब तक कब नहीं करेगा? क्योंकि एग के आउटर पर एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है। व्हाइट कलर की जो लेयर है वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है। सबसे पहले हमें उस लेयर को हटाना पड़ेगा। ये एग के आउटर पर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है और इस लेयर को हम रिमूव कर देते हैं HCl में डालकर। एक एग को जैसे ही आप HCl के अंदर डालोगे, कुछ देर बाद वो HCl उसकी कैल्शियम कार्बोनेट लेयर को डिसोल्व कर लेगा। हमने इस कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर को किसके अंदर डिसोल्व कर दिया? डिसोल्व इन HCl। उसको HCl के अंदर डिसोल्व कर दिया और जैसे ही उसके अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर को डिसोल्व किया, अब हमारे पास जो एग बचेगा इनर लेयर वाला, उसकी जो ये जो लेयर है वो अब किसकी तरह एक्ट करेगी? SPM की तरह एक्ट करेगी डायरेक्ट ही। वो जो अगर हम व्हाइट कलर की लेयर के साथ कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर के साथ पानी या नमकीन पानी में डालेंगे तो कुछ नहीं हुआ। अब ये जो हमने इसकी लेयर को HCl में डालकर हटा दिया कैल्शियम कार्बोनेट, अब ये जो इंटरनल जो इसकी लेयर वाला एग बचा है उसकी जो आउटर लेयर है वो किसकी तरह एक्ट करेगी? SPM की तरह एक्ट करेगी। अब इस एग को अगर हमने डाल दिया वाटर के अंदर, देखिए इस एग के अंदर कुछ कंसंट्रेशन है, योक पार्ट है, एल्ब्यूमिन पार्ट है, हमने इसको वाटर के अंदर डाला। वाटर के अंदर कंसंट्रेशन क्या होगी? लो होगी, क्योंकि वाटर में तो अभी कुछ ऐड किया नहीं, प्योर वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो इस केस में कंसंट्रेशन क्या है? हाई है और SPM लगी हुई है, ऑस्मोसिस हो जाएगी। दोबारा ध्यान समझो, ये एग है, इसकी आउटर स्किन हमने हटा दी, तो अब ये क्या बच गया? अब आउटर स्किन SPM बची होगी। अब इस आउटर स्किन हटे हुए एग को अगर हमने सिर्फ पानी में डाल दिया तो क्या होगा? देखो इस केस के अंदर वाटर में कंसंट्रेशन कम है, एग के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑस्मोसिस होगी। ऑस्मोसिस में वाटर कहां से कहां जाएगा? लो टू हाई जाएगा, तो इस केस के अंदर ये एग क्या कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा, यानी पहले के कंपेरेटिवली बड़ा हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि बड़ा हो क्योंकि बड़ा हो जाता है इसलिए बड़ा बनाएंगे। इस केस में एग क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि पानी अब इसके अंदर चला गया है। अब सेकंड केस में हमने क्या किया? अगर मैं इसको कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन के अंदर रख दूं, बहुत ज्यादा नमकीन पानी के अंदर रख दूं, यानी हाई कंसंट्रेशन NaCl सॉल्यूशन में रख दूं, अब इसके वाल SPM है, इसको हमने हाई कंसंट्रेशन रख दिया, यहाँ कंसंट्रेशन कम है, यहाँ ज्यादा है, ऑस्मोसिस होगी, तो लो से हाई तरफ जाएगा तो वाटर इसके अंदर से निकलेगा। अगर वाटर इसके अंदर से निकलेगा तो ये एग क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ये यानी किसी भी सिचुएशन को सिर्फ हम इस टाइप से समझ सकते हैं कि उसको अगर हमने कम कंसंट्रेशन में रखा है तो वाटर अंदर जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ज्यादा वाले में रख दिया तो वाटर बाहर जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। यानी किसी भी सेल में से पानी का इनवर्ड और आउटरवर्ड फ्लो डिपेंड करेगा आपने उसको किस टाइप की कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये था हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर की डिटेल। अब इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, उनको हमें अपने एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस ऑस्मोटिक प्रेशर की जितनी भी डिटेल है उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको इसकी जितनी भी एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तब मिलते हैं नए वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ। तब तक के लिए गुड लक।